देखो चैप्टर का नाम है चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अभी तक हम चैप्टर 4 कवर कर रहे थे जिसमें हमने समझा कि किस तरह से अगर कोई कहीं पर कोई करंट है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और हमने वेरियस केसेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड भी करा था कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है कि स्ट्रेट वायर के लिए, इनफिनाइट वायर के लिए, सोलिनॉइड के लिए। एंड वी हैव डिस्कस्ड सम डिवाइसेस आल्सो व्हिच आर बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है और उसी की वजह से वहां पर वो टॉर्क लग करके मोशन हो पा रहा था। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में इस चैप्टर में हम काफी सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसका चैप्टर का फायदा बता देता हूँ। मतलब हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, उसका रीजन क्या है, मतलब डेली लाइफ से कैसे रिलेट करता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो देखो इसमें इस चैप्टर में जो हम मेजरली कवर करेंगे, वैसे इसमें कुछ सिलेबस डिलीट हो चुका है, उतना पहले जितना था उतना नहीं है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जैसे आप सबको आपने काफी जूनियर क्लासेस से पढ़ा होगा कि अर्थ अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे। सो वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड से, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, उससे हमें यानी कि ह्यूमन बीइंग को और पक्षियों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड के। और आजकल अभी रिसर्च भी चल रही है कि क्या मून की भी अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ओके तो हर प्लेनेट की अगर मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उससे वहां पर रहना थोड़ा आसान हो जाता है। एक्चुअली हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें जो सन की हानिकारक रेज है उनसे भी बचने में काफी हेल्प करती है। कह लो कि एक जो सन की रेज का एक तूफान आता है जिसको हम सोलर फर्नेस कहते हैं, जिसमें काफी ज्यादा अगर मान लीजिए सन से रेडिएशन आ रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमें उससे बचा सकती है। एक तरफ मतलब काफी ज्यादा गर्मी अगर बढ़ जाए तो उससे मैग्नेटिक फील्ड हमें बचा सकती है। तो इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, अर्थ के बारे में, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। नाउ पहला है यहाँ पर जो टॉपिक है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या समझेंगे, अगर मान लीजिए कोई करंट किसी वायर में किसी लूप में फ्लो कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितना है। हालांकि ये चैप्टर मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया था बट अब इसको मैं आपको दोबारा बताऊंगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड, मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। तो देखो काफी छोटा चैप्टर है और मे बी इन 2 days इट विल बी कंप्लीटेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। आप इसको लिख लीजिए पहले, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा आप में से कोई मुझे बताएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल किसको बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल तो किसे। नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ पोल जब एक साथ हो, और ये हमेशा रहते भी एक साथ, आप कोई भी मैग्नेट ले लो उसमें नॉर्थ पोल भी रहेगा और साउथ पोल भी रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। कभी भी ना सिंगल पोल, सिंगल चार्ज तो अकेला रह सकता है, लेकिन सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल मैग्नेटिक साउथ पोल कभी भी अलग से अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। तो हम पहले इस टॉपिक की डिस्कस कर लेते हैं, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो देखो we'll do here current loop as a magnetic dipole। तो इसमें हम ये कंसिडर करेंगे कि लेट हमारे पास कोई भी एक लूप है, और जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर लूप हो, रेक्टेंगुलर लूप भी हो सकती है, किसी भी तरह की मान लीजिए एक लूप है, लेकिन इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है। लेट वी आर पासिंग सम करंट थ्रू इट, लेट इसमें आई करंट जा रहा है, इसमें आई करंट जा रहा है। अब जब यहाँ पर करंट जा रहा है तो इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मान लीजिए आपके पास कोई भी लूप है,
if you have any circular loop, so it will behave like a current carrying. यहाँ पर अगर मान लीजिए ये करंट जा रहा है इसमें से, so there will be some magnetic field which will pass through the center. तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास ये लूप है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ. ओके, सो लेट आई एम टेकिंग अ सर्कुलर लूप हेयर. तो अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगी. और अगर मैं मान लेता हूँ इस तरह से करंट है मेरे तरफ, अगर मैं यहाँ से देखूं तो अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगी, और अगर मैं इस तरह से करंट ले रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाएगी. ये सबको रूल पता है ना. अगर मान लीजिए आपके पास कोई लूप है, सर्कुलर लूप है, तो उसमें जो आपकी कर्ल्ड फिंगर है, कर्ल्ड फिंगर्स, वो क्या बताती हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट को. और जो थंब है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, बी वेक्टर को. ठीक है. तो अगर मान लीजिए आपके पास ये लूप है, तो इसमें इस लूप में इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ होगी, बाहर की तरफ. तो कहने का मतलब ये पोल जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, देखो अगर आप नॉर्थ और साउथ पोल कंसीडर करो तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है, साउथ पोल में एंटर करती है. तो इसका मतलब ये जो अपर वाला पोर्शन हो गया, कैसा पोल हो गया? नॉर्थ पोल. और इसके पीछे अगर आप जाकर के देखो तो एक साउथ पोल आपको दिखेगा. दिखेगा नहीं, ये इमेजिन करने वाली बात है. जैसे इस लूप में अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तो हो सकता है मेरे लिए ये वाला पोल रहेगा नॉर्थ और आपके लिए रहेगा साउथ पोल. तो एक छोटे से करंट कैरिंग लूप में भी दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी. अब क्योंकि दोनों पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इट मींस इट विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, या कह लो कि इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, जिसमें एक नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा. तो ये चीज क्लियर है कि हम ये क्यों बोल रहे हैं कि अगर किसी भी लूप में करंट फ्लो होगा, सो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल. इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर. ठीक है. किसी भी लूप में Yes, sir. अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है इस तरह से कि एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही होंगी और दूसरी साइड से बाहर आ रही होंगी. सो इट विल हैव बोथ टाइप ऑफ पोल्स, नॉर्थ एज वेल एज साउथ पोल. तो जहां पर भी आपको नॉर्थ और साउथ पोल दिखे, इसका मतलब वो बन जाएगा एक मैग्नेटिक डाइपोल. अब अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसकी स्ट्रेंथ भी हमें फाइंड करनी होगी. जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या होती थी? पी वेक्टर क्यू इंटू टू ए. डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये होता था ना, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज मल्टीप्लाई बाय आइदर चार्ज. ठीक है. यहाँ पर भी कुछ इस तरह से होगा कि अगर आपके पास एक नॉर्थ और साउथ मैग्नेट है, तो डाइपोल मोमेंट जो होगा पी वेक्टर, वो बराबर हो जाएगा किसी एक पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, एन या ऐसा आप कह सकते हो, मल्टीप्लाई में जो भी इसकी लेंथ है, जो भी लेंथ होगी या कह लो डिस्टेंस होगा नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, जिसको हम 2L लिख सकते हैं. ठीक है. बट ये फॉर्मूला वैलिड होगा सिर्फ मैग्नेट के लिए, लेकिन हमारे पास तो लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें तो तभी पोल बनेंगे जब करंट होगा. तो अगर आपके पास, वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम एम साइन से डिनोट कर सकते हैं, एम से. ठीक है. तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो बराबर होगा करंट इनटू एरिया का. ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर में भी. और एन कैप यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्शन के लिए. और इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न, इफ देयर आर मतलब अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा? एन इंटू आई इंटू ए. और ये एन कैप क्या है बेटा? ये है डायरेक्शन. हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो भी लूप है उसके परपेंडिकुलर या नॉर्मल होगी. अभी एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. आई है करंट, ए है एरिया, ठीक है, और एन कैप है नॉर्मल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू लूप. जो भी लूप है उसके परपेंडिकुलर एन कैप की डायरेक्शन होगी.
तो यहाँ तक कोई डाउट है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्लियर है? अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n की मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, जो भी करंट है और जो भी उस लूप का एरिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उतना ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा, कितना ज्यादा करंट है उतना ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा, और जितना ज्यादा लूप का एरिया होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा। सो आई होप ये फॉर्मूला सबको क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर। ओके, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अच्छा, किसी किसी बुक में एम वेक्टर को म्यू वेक्टर से भी डिनोट किया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को एम या म्यू से डिनोट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी करंट इनटू एरिया, मतलब कि एम्पियर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? एम्पियर मीटर स्क्वायर। इतनी चीजें आप मेंशन करो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हम फाइंड करेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर निकाल रहे हो तो n की मल्टीप्लाई करना है। अभी जो नीट का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको भेजा होगा सोल्व करके, उसमें भी एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से रिलेटेड ही फॉर्मूला था, और यही फॉर्मूला उसमें लगना था n इंटू आई इंटू एरिया। तो कहीं ना कहीं आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सीबीएसई एग्जाम में बैठे हो तो फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और कोशिश किया करो हर चैप्टर के फॉर्मूला एक सेपरेट सीट खुद की बना लो, खुद के नोट्स बना लो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला हो और उसमें लिखा हो कि ये फॉर्मूला किस किस चीज के लिए है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। देखो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एरिया पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करता बेटा शेप कैसी है। सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मैग्नेटिक शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ लूप। शेप की जो लूप है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर आपके पास मान लीजिए सेम करंट आप फ्लो करवा रहे हो, सेम नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और एक है आपके पास स्क्वायर और एक है आपके पास रेक्टेंगल और एक है सर्कल, लेकिन तीनों का अगर एरिया बराबर है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बराबर होगा, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। एक और पॉइंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। वैसे यहाँ पर भी मैं साइड में लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर direction of m vector will be from south pole to north pole। ठीक है, लिखा बेटा इतनी चीजें? सर कर लीजिए, कोई डन। लिख लिया बेटा सबने? कोई डाउट यहाँ तक, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आया हो, यू मे टेल मी।
अब अभी जो हमने कवर किया है वो कवर किया है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर आपके पास एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। सो लेट्स डू द सेकंड टॉपिक नाउ। So next topic is magnetic dipole moment of revolving इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर पाएगा? इसके पीछे रीजन क्या है? टॉपिक तो हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। किसी ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा? क्या रीजन है उसका कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? एनीवन? We are assuming an electron is moving or revolving in an circular orbit। ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कुछ मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट करेगा? करेगा कि नहीं करेगा, पहले तो ये बताओ। Yes sir, करेगा। It will create, but why? Why? इसके पीछे का कोई रीजन बताएगा मुझे कि यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब जो ऑर्बिट है वो एक डायपोल की तरह बिहेव कैसे करने लगेगी? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अगर उसमें, तो देखो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखो करंट अगर फ्लो कर रहा है कहीं पर भी तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, मतलब सॉरी चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो नहीं, चार्ज फ्लो कर रहा है। यस, तो ये हो जाता है Q अपॉन T। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, अभी यहाँ पर जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज, लेट उसको हम बाद में पुट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। अच्छा, लेट इसका रेडियस है r और ये v वेलोसिटी से इसमें घूम रहा है। v वेलोसिटी, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? v। तो टाइम पीरियड के टर्म में अगर मैं देखूं तो टाइम पीरियड के टर्म में हो जाएगा 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी। टाइम को हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसमें, 2 पाई r डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, अब करंट की वैल्यू कितना हो जाएगी? करंट विल बी इक्वल टू q अपॉन में 2 पाई r इंटू में वेलोसिटी। ठीक है, करंट विल बी 2 पाई आर, सॉरी QV अपॉन 2 पाई आर। करंट की ये वैल्यू हो गई। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सो इट विल बी इक्वल टू करंट इनटू एरिया। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो करंट इनटू एरिया होगा। हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ी ना दे रहे हैं, वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन है उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व किए जा रहा है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा करंट, करंट कितना है? QV अपॉन 2 पाई आर इंटू में वेलोसिटी कितनी है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई से अगर मैं पाई कैंसिल कर दूं, पाई से पाई अगर कैंसिल कर दूं, एक रेडियस से रेडियस जाएगा, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना आएगा? एम वेक्टर या एम, इट विल बी Q V R अपॉन 2। इज दैट क्लियर और नॉट? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्लियर है? कैसा है? Q V R अपॉन 2। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पर और रेडियस पर। ठीक है, और चार्ज कितना है। बट अभी मैं इसको एक कांस्टेंट टर्म में भी ड्राइव करूंगा। पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? QVR/2 कैसा आया है? यस सर। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के आपको मैं 3-4 फॉर्मूले बताऊंगा अलग अलग, क्योंकि क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको पूछा क्या गया है। सो इसलिए मैं जितने भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के फॉर्मूले हैं उसको आप एक साथ लिखते जाना, और साथ में ये भी लिखना है इसमें Q क्या है, V क्या है और R क्या है। अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है वो वेलोसिटी और रेडियस के टर्म में बताया है, लेकिन कभी कभी आप क्वेश्चन देखोगे फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछ लेगा, ठीक है, या फिर टाइम पीरियड के टर्म में पूछ लेगा, तो डिपेंड करता है। तो पहले अभी मैंने आपको बता दिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला QVR/2। ठीक है, QVR/2। लेकिन अगर मान लो इन टर्म्स ऑफ वो फ्रीक्वेंसी पूछ ले, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो देखो करंट इनटू एरिया होता है, करंट होता है Q/T इंटू में एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
तो बेटा अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखा जाए, फ्रीक्वेंसी हम सबको पता ना F = 1/t होता है, ठीक है, 1/t। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, Q इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू πr²। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, ठीक है। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी के टर्म में, फ्रीक्वेंसी और रेडियस के टर्म में। हमने करंट इंटू एरिया लिखा, करंट हो गया चार्ज अपॉन टाइम, 1/टाइम होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा QF/r²। देखो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, कोशिश करो कि इनको ड्राइव करना सीख लो। जब 1-2 बार खुद से ड्राइव करोगे फिर ये ध्यान रहेंगे आपको। QF/r² फ्रीक्वेंसी के टर्म में, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी के टर्म में QVr/2। अभी 1-2 चीजें मैं आपको और बताऊंगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, आप इतना लिख लीजिए पहले। और यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो इतना मैग्नेटिक मोमेंट, या कह लो कि इतना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो क्रिएट करेगा। अच्छा, हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ तो रहे, लेकिन इसका क्या फायदा है पढ़ने का? देखो जैसे हमें पता है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से फायदा क्या होता था कि हम किसी इलेक्ट्रॉन पर टॉर्क निकाल पाते थे P×E करके, हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर सकते थे P.E करके। तो अगर आपको किसी डायपोल का पोल स्ट्रेंथ पता है, या कह लो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पता है, तो उसके काफी ज्यादा अलग अलग फायदे हो सकते हैं। हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं, ओके। और यहाँ पर भी मैं आपको टॉर्क का फॉर्मूला भी बताऊंगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के टर्म में कितना हो जाएगा। हालांकि हम सब ने ये फॉर्मूला पहले से यूज किया हुआ है, टॉर्क = M×B, इससे पहले वाले चैप्टर में, जहां पर हमने M को लिख लिया था NIA, ठीक है। तो ये काफी सारे इसके बेनिफिट हो सकते हैं। इसलिए हम एक इलेक्ट्रॉन का सिर्फ एक छोटा सा जो पार्टिकल है उसका बिहेवियर देखना चाहते हैं कि वो कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट कर पा रहा है जब वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अभी हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ कितनी होगी और वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No. Okay. So now we will discuss various other form of the magnetic dipole moment of a revolving electron. अब एक और चीज देखो, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो आप में से कोई मुझे बताएगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम के टर्म में कितना होता है क्लास 11th? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा लीनियर मोमेंटम के टर्म में? L वेक्टर = हाँ बोलो, बोलिए। सर PR R×P बोलना चाहिए बेटा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है ना वो, तो PR और RP में फर्क है, और वैसे भी R×P, बट आपको याद था, ये अच्छी बात है। सो इट विल बी R×P, ठीक है। अब यहाँ पर R तो इधर है, मोमेंटम वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो अगर मैं मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात करूं, सो इट विल बी R×P। तो R, अच्छा P और sin 90 डिग्री, अब हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि L = आ जाएगा RP के, ओके। अब एंगुलर मोमेंटम देखो, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं फाइंड करना चाहता हूँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में एक रिलेशन, ठीक है। दोनों एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करेंगे, और एंगुलर मोमेंटम किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ R, P होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी, और मैं मास किसका लूंगा, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर रहे हैं पूरा, ओके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज नाउ इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी एंड रेडियस। अब मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो क्या करना चाहिए, अब हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला ऑलरेडी है वेलोसिटी और रेडियस के टर्म में, बट आई वांट टू फाइंड आउट इट इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम।
सो आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, वी आर की वैल्यू फाइंड कर लो, तो एम ई अपॉन एल हो जाएगा, और इस वी आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर लीजिए। चलो करते हैं इसको। सो आई कैन राइट एम वेक्टर एम इक्वल टू क्यू बाय 2, वी आर की जगह पर कितना आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एल। ओके, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एम वेक्टर, सॉरी एक मिनट जरा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इससे नहीं आएगा। यस, वी आर की वैल्यू जो है इट विल बी, यहाँ से थोड़ा सा इसको रेसिप्रोकल करना होगा। देखो वी आर कितना होगा, L upon mass of electron. So I will put the value of VR here. तो Q by 2 और VR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L upon ME. So we can say that Q upon twice mass of electron है ये into L, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। और अब मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो M वेक्टर बराबर आएगा चार्ज कितना माइनस के E, एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर अपॉन twice mass of electron. So this will be the magnetic dipole moment of a revolving electron, and we can say, देखो यहाँ पर E अपॉन 2me, कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो सभी के लिए सेम रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्टली डिपेंड करता है एंगुलर क्वांटम नंबर पर, सॉरी एंगुलर मोमेंटम पर। और हम ये भी कह सकते हैं कि m अपॉन l का रेशियो हमेशा कितना होगा, कांस्टेंट, इट विल बी इक्वल टू माइनस e अपॉन 2me। अब इस रेशियो का यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, ये me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और m डायपोल मोमेंट है, तो इस रेशियो को हम बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वजह से उसकी जो ऑर्बिट है इट इज बिहेविंग लाइक अ करंट कैरिंग लूप, तो वहां पर एक करंट फ्लो कर रहा होगा, एंड उस इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा पर यूनिट, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती, इट विल हैव ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू। वो जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है हमेशा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, और किसके बराबर होगा, देखो चार्ज अपॉन मास के रेशियो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है पर यूनिट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशियो ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, इसकी वैल्यू हम फाइंड भी कर सकते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो को। इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को आपको डिवाइड कर देना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इतना लिख लीजिए। सर यस बेटा। सर QVR/2 क्या है सर? क्यों, देखो ये तो था आपका, इस वाले फॉर्मूले में पूछ रहे हो, यस सर। क्यू तो चार्ज है, वी वेलोसिटी और आर रेडियस। नहीं सर, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का है हाँ इलेक्ट्रॉन के। और सर ये E/2m, E और L जो है सर ये एम भी। अपॉन एल, ये इसको बेटा बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम के टर्म में। एक्चुअली में Yes, sir. ये फॉर्मूला हमने ड्राइव क्यों करा उसका रीजन बता देता हूँ पहले मैं। देखो अगर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करता, सपोज करो n इक्वल टू 1 में, n इक्वल टू 2 में, आपको ये तो पता ना अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं SPDF Yes, K11, sir. ठीक है। तो अलग अलग अगर वो ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी अलग अलग वेलोसिटी होगी, अलग अलग रेडियस भी होगा, लेकिन हमने Yes, sir. कैसे फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है जिससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वो बराबर होगा हाफ ऑफ द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो यहाँ से ये हमें जायरो मैग्नेटिक रेशियो की इंफॉर्मेशन मिल गई, कह सकते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो मिल गया है किसी एक इलेक्ट्रॉन का जो कि इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था। तो ये जो जायरो Okay, sir. मैग्नेटिक रेशियो होगा इट विल ऑलवेज बी रिमेन कांस्टेंट। जायरो मैग्नेटिक रेशियो तक लिखना है आपको। जायरो मैग्नेटिक रेशियो विल बी द रेशियो ऑफ magnetic dipole moment per unit angular momentum of revolving electron. निहाल, इज दैट क्लियर कैसे हमने जायरो मैग्नेटिक रेशियो फाइंड करा है? यस सर। देखो भले ही डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हो बट आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मान लो कभी आप फाइनल एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए तो एटलीस्ट आप वहां पर ड्राइव तो कर पाओगे अगर आपके पास टाइम है तो। सो दैट्स व्हाई मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको ये नहीं कह रहा कि इसका ये फॉर्मूला याद करो और बस पेपर में हो जाएगा। तो आपको डेरिवेशन करवाना जरूरी इसलिए है ताकि आपको पता भी होगी उसके पीछे कहानी क्या चल रही है। तो यहाँ तक लिख लिया है सबने? Yes, sir. Okay, I'm removing it now. देखो बेटा, पहले तो आप ये जायरो मैग्नेटिक रेशियो हमने फाइंड करा अभी E/2me, इसकी वैल्यू लिख लीजिए। द अबव रेशियो इज कॉल्ड जायरो मैग्नेटिक रेशियो और इसकी वैल्यू होती है 8.8 इंटू 10 की पावर 10 कोलाम किलोग्राम। ठीक है, इतनी चीजें लिखो। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बोर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पर दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एक तो जायरो मैग्नेटिक रेशियो जो अभी हमने कवर किया है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ये वैल्यू लिख लीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है। 8.8 इंटू 10 की पावर 10 कोलाम पर केजी जायरो मैग्नेटिक रेशियो। रिटर्न द वैल्यू। Yes, sir. ठीक है, अब एक चीज और देखो, मैंने आपको बताया कि जायरो मैग्नेटिक रेशियो होता है म्यू माइनस E/2me, मतलब म्यू अपॉन, अच्छा म्यू कह लो या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो, सॉरी मास m कह लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कंफ्यूज मत होना। मैं एक बार बता देता हूँ, आप m को म्यू से भी डिनोट कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया m/l का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा हमेशा? E/2me के। l क्या है? एंगुलर मोमेंटम। तो हम लिख सकते हैं
मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू माइनस की E/2me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me और L। अच्छा, L का आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या? NH/2 पहले पढ़ा है क्या 11th केमिस्ट्री में? मुझे इस फॉर्मूले का थोड़ा यूज करना है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। एक्चुअली L यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिट में अगर आप एंगुलर मोमेंटम देखोगे तो वो हमेशा n टाइम्स होगा प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 2 पाई के, NH/2 पाई के। तो यहाँ पर अगर मैं m इक्वल टू लिखूं माइनस E/2me और L कितना आ जाएगा NH/2 पाई, ठीक है, NH/2 पाई। सो वी कैन राइट दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का बराबर होगा n इंटू में EH/4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं इग्नोर कर रहा हूँ साइन को भी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या आ गया? EH/4 पाई me। और अगर n इक्वल टू 1 है, अगर n इक्वल टू 1 है तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? EH/4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को हम बोलते हैं, एक मिनट में आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ। EH/4 पाई me हमने ये ड्राइव करा है, इसी को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। जब n इक्वल टू 1 हो जाए